हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं। मैं दिलीप सर आप सबके बीच अपने इस अचीवर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बार फिर पुनः आपसे रूबरू होने का मौका मिला। आप लोगों ने मेरे अभी तक जो 2 लेक्चर हुए हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो मैंने पढ़ाया, उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत सारा स्नेह दिया। ऐसे ही स्नेह बनाते रहिए, ठीक है। और मैं आज उसी को श्रृंखला को आगे बढ़ाकर आपके बीच उपस्थित हूँ, ठीक। उसी चैप्टर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसी के आगे चर्चा एक बार पुनः हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमने टॉपिक उठाया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने बात किया था स्रोत के बारे में। क्या स्रोत है, क्या जो है स्रोत है। और इस स्रोत में हमने 2 देखा था, एक प्राकृतिक स्रोत और एक अप्राकृतिक स्रोत। इसमें हमें पढ़ना था 2 बातों पर, एक तो हमारा भूकंप और एक हमारा क्या, ज्वालामुखी, जिसमें आज हमें इसको जो है इस पर डिस्कस करना है कि भूकंप क्या है, ठीक है। हालांकि लास्ट में हमने इसी को चर्चा भी करना था, इसी की चर्चा हमें लास्ट में छोड़ा भी था, ठीक है। तो देखिए, हम टॉपिक आज शुरू होगा भूकंप के बारे में, जो कि चर्चा का विषय है। आज देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिन पहले जो है नेपाल में भूकंप आया था। आज चर्चा का विषय बना है, अभी पिछले कुछ दिनों से तुर्की पूरी तरह से जो है त्रासदी मचा हुआ वहाँ पे है ना। तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या है, ठीक। क्या रीजन है आने का, क्या कारण है, भूकंप क्यों बार बार आ रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद भूकंपीय तरंग की बात करेंगे। भूकंपीय हम लोग तरंग की बात करेंगे और इसका जो है मापन हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों के बाद हम लोग प्रकार देख लेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। क्या, कारण, भूकंपीय तरंग, मापन, प्रकार, ठीक। और हम लोग क्या करेंगे कि अब से जो है जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं कि इसको रिलेट करेंगे, इसको पूरी तरह से रिलेट करेंगे करंट अफेयर से, है ना, कि वर्तमान में क्या जो है ये इसके लाभ क्या हैं। लाभ तो पढ़ेंगे, इससे हानियां क्या हो रही हैं, और अभी हाल फिलहाल में जो है हम लोग अपडेट करेंगे, करंट से भी इसको जो है क्या कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे, ठीक है। करंट अफेयर से भी इसको अपडेट कर लेंगे, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि क्या है कारण, भूकंप तरंग, ठीक, मापन कैसे किया जाएगा और इसके प्रकार कितने हैं, क्या लाभ है, क्या हानि है, और अभी हाल ही में कहाँ कहाँ भूकंप आया है, इसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज भूकंप के बारे में। पहले हम देख लें भूकंप का मतलब क्या है, तो इसको हम तोड़ दें। भू प्लस कंप, मतलब भू मतलब हो गया पृथ्वी और कंप मतलब हो गया कांपना,
मतलब पृथ्वी का जो है कंपन, पृथ्वी का जो है कंपन, पृथ्वी का कंपन, ठीक, यह हो गया, ठीक। भूकंप का जो है हमने तोड़ दिया भूकंप, और भूकंप में क्या, भू प्लस कम कर दिया, भू मतलब पृथ्वी हो गया, कम मतलब आपका कंपन, यानी कि पृथ्वी का कंपन, जो पृथ्वी है उसमें जो कंपन हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, है ना। तो अब ये देख लें, हमने पहले पढ़ा भूकंप क्या है, पृथ्वी का कंपन, इन्हीं शब्दों से हमने इसका अर्थ निकाला, ठीक। अब हम लोग देख लें इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है भूकंप आने का, है ना। तो आगे देखते हैं, रीजन पढ़ते हैं हम लोग। क्या कारण है भूकंप आने का कारण, क्या कारण है। तो अगर हम बात करें इसमें कारण में, तो दो हैं। पहला प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक कारण है, दूसरा मानवीय कारण है, दूसरा हमारा मानवीय कारण है, ठीक मेरे भाई। पहला हमारा प्राकृतिक कारण, दूसरा हमारा क्या है, मानवीय कारण। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले भूकंप आने का कारण जो है प्राकृतिक कारण माना जाता था, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आजकल जो है मानवीय कारण जिम्मेदार हो रहा है, ठीक है। इसके वजह से भूकंप ज़्यादा आ रहे हैं, इससे कम आ रहे हैं, ठीक। पहले इससे प्रभाव होता था, अब इससे होने लगेगा। देख लें इसमें प्राकृतिक कारण में अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा है वो है प्लेट विवर्तनिक, प्लेट जो है विवर्तनिक सिद्धांत के कारण, दूसरा अपसारी प्लेट के कारण, अपसारी प्लेट के टकराने के कारण, ठीक है। तीसरा जो है ज्वालामुखी, तीसरा ज्वालामुखी के कारण जो है भूकंप आने के जो हमारे हैं वो कैसे हैं, रीजन में प्लेट विवर्तनिक है, अपसारी प्लेटें हैं, ज्वालामुखी हैं, है ना। मानवीय कारण की बात करें तो मानवीय कारण में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या है, खनन का है। जैसे अगर हम बात करें कहीं पर भी भारत सरकार को मालूम हो जाए कि यहाँ पर जो है इस एरिया में क्या है, कोयला है, इस एरिया में कोयला है, ठीक। तो अब क्या करेगा सरकार, क्या करेगा, कोयले खनन करवाएगा, ठीक है ना। जब कोयले खनन करवाएगा तो फिर समस्या होगी, अभी हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो खनन से हो गया। दूसरा जगह जगह जो है डैम बनाए जा रहे हैं, है ना, यानी कि बांध बनाए जा रहे हैं, ये भी एक जो है मानवीय कारण आपका होगा। अलग परमाणु परीक्षण की बात की गई है, ये हमारे कुछ कारण हैं मानवीय कारण, क्लियर है ना। तो भूकंप आने के कारण में प्राकृतिक कारण में और मानवीय कारण, ये दो रीजन है, जिसमें प्लेट विवर्तनिक जिम्मेदार है। अपसारी प्लेटें अपसारी हैं, अपसारी भी हैं, इससे अपसारी भी हैं, ठीक है। दो रीजन आपका है। ज्वालामुखी के कारण भी हमारे यहाँ भूकंप आने के चांस होते हैं, ठीक है ना। मानवीय कारण में खनन की बात कर लें, डैम की बात कर लें, और परमाणु परीक्षण से भी आपका भूकंप आता है, ठीक। तो पहले हम यहाँ ये देख लें, फिर इस पर हम बात करते हैं। खनन की बात करें, जैसा हमने कहा कि मान लो कोयला है, ठीक है, कोयला, भारत सरकार को ये मालूम हो गया कि एक जगह पर जो है आपका कोयला भरा हुआ है, ठीक है। एक जगह, एक मिनट, एक जगह जो है पूरा ये कोयला ही है
है ना, यहाँ पे कोयला ही भरा हुआ है, ऐसे कोयला रखा हुआ है ना, कोयला ही यहाँ पे कोयला, ठीक, ये कोयला पूरा जो है यहाँ पे ऐसे कोयला भरा पड़ा है, ठीक है। और सरकार को ये मालूम हो जाए कि यहाँ पे पूरा जो है कोयला ही कोयला है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, सरकार जो है यहाँ पे खनन करवाएगी, ठीक। जब यहाँ खनन करवाएगी सरकार, तो आप देखेंगे कि ये कोयला जो है पूरी तरह से, ये पूरी तरह से कोयला यहाँ आ रहा है, ठीक है। जब खाली हो रहा है, ये पूरी खाली हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर जो ये आपका जगह है ये क्या होगा, नीचे धंसेगा। जब ये नीचे धंसेगा तो पहले क्या होंगी, टकराएंगी, ठीक। जब टकराएंगी यहाँ पर भी तरंगे निकलेगा, क्या निकलेगा, तरंग निकलेगा। और ऐसी स्थिति में जो है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है क्या, भूकंप आने के चांस बढ़ जाते हैं जब खनन की प्रक्रिया होती है तो, ठीक है। दूसरी बात हम करें, डैम की बात करें, हमारा कहीं ना कहीं मान लीजिए डैम बना है, ये डैम बना दिया गया पानी को रोकने के लिए। अब यहाँ जल है, यहाँ जल की व्यवस्था जो है कर दिया गया, ठीक, एक डैम बन गया, जल को रोका गया। यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा कि जल जो है, कि जो ये सतह है, नीचे जो सतह है ये क्या होगा, रिसाव होगा, जल का नीचे नीचे क्या होगा, रिसाव होगा, ठीक है। सतह धीरे धीरे क्या होगी, पृथ्वी यहाँ से क्या होगी, थोड़ी सी भी खसकेगी। जब यहाँ से खसकेगी देखिए क्या होगा, डैम पूरी तरह से जो है टूटेगा, तो क्या आएगा, बाढ़ आएगा। और इसीलिए यहाँ पर भी जो है डैम के टूटने से भी क्या होगा, भूकंप आने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मानवीय रीजन है। अभी आप देखोगे जोशीमठ नाम सुना होगा, चर्चा है उत्तराखंड में, जो वहाँ पे आपदा आया है वो यही रीजन है, मानवीय कारण के हुआ ही है, ठीक है ना। तो ये मानवीय कारण के आपका भूकंप आने का है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत अगर हम बात करें, दो प्लेटें टकरा रही हैं, ठीक है, दो प्लेटें ऐसे क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी जो है क्या होगा, टकराएगा, फिर भ्रंश होगा, तो भ्रंश के कारण भी जो है आपके भूकंप आने के चांस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि भूकंप आने के दो रीजन है, एक प्राकृतिक कारण है, दूसरा क्या है, मानवीय कारण है। और इसके बाद देखें हम लोगों ने अगला देखा है कि प्लेट विवर्तनिक को, तो इस तरह से देखें, ये कोई प्लेट है और यहाँ पर भी जो है क्या है, प्लेटें हैं, ठीक। और दोनों जो है जब यहाँ पे क्या होंगे, टकराएंगे, दोनों क्रॉस करेंगे, तो इससे क्या होगा, तरंगे निकलेगा, ठीक। और इसी तरंग को ही जो है, इसी तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप का नाम देते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत के कारण दो प्लेटें आपस में टकराना, जब टकराएंगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहां से वेव निकलेगा, तरंग निकलेगा, ऊर्जा के रूप में तरंग का निकलना, ऊर्जा के रूप में तरंगों का निकलना ही हमारा क्या है, भूकंप कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में एक आप छड़ी ले लो, ठीक है, छड़ी ऐसा हो जो लचीला हो, अगर आप उसको मोड़ो, ठीक, उसको क्या करो आप मोड़ो, तो आप जब मोड़ोगे, ठीक, पूरी तरह से क्या करोगे, छड़ी को मोड़ दोगे, है ना, तो क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी वो टूटेगा, जब टूटेगा तो झटका लगेगा, जब झटका लगेगा वही हमारा क्या है, ऊर्जा निकलना। और ऊर्जा किस रूप में निकलना, तरंगों के रूप में निकलना, वही हमारा क्या है, भूकंप है। अगर हम बात करें, ये हमारा हाथ है, अगर हम यहाँ से इसको कट कर दें तो झटका लगेगा, झटका लगेगा। तो जब झटका लगता है, ठीक है, तो ऊर्जा निकलेगा, जब ऊर्जा निकलेगा तो किस रूप निकलेगा, तरंग के रूप निकलेगा। तो हमें एक चीज और मालूम हो गया कि भूकंप जो है आने का जो रीजन है वो ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा वो तरंग के रूप में निकलता है, तरंग के रूप में जो है निकलता है, ठीक है। इसे ही क्या बोलेंगे, इसे ही
भूकंप कहते हैं। ठीक, तो एक परिभाषा मुझे और मिल गया। हमने पहले इसके बताया था, देखिए जरा, हमने इसके पहले बताया था कि भूकंप मतलब क्या, पृथ्वी का कंपन बताया था, है ना। तो पृथ्वी का जो कंपन बताया था, पृथ्वी में जो कंपन होती, हलचल होती, उसे भूकंप कहते हैं। ठीक, लेकिन हमने यहाँ देखिए एक परिभाषा हमें यहाँ और मिल गया कि जब भी दो चीजें टकराती हैं, हमने बताया प्लेटें टकरा रही हैं, है ना। हमने एक छड़ी के एग्जाम्पल लिया, कोई लचकदार छड़ी है, उसको आप मोड़िए तोड़ने के लिए। जब आप मोड़ेंगे तो कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि क्या होगा, वो टूट जाएगा। जब वो टूटेगा तो क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। ऊर्जा निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा, तो तरंग के रूप में निकलेगा। और ऊर्जा तरंग के रूप में निकलना ही क्या कहलाएगा, भूकंप कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से एक नया परिभाषा हमको यहाँ मिल गया, है ना। तो हमने अभी तक क्या देखा अपने इस टॉपिक में कि हमारा जो है हमारा कि भूकंप क्या है, किन कारणों से आता है, हमने यहां देख लिया। दो रीजन आपको मैंने बताया, प्राकृतिक कारण और क्या, मानवीय कारण। ठीक, ये दो रीजन आपको हो गया। तीसरा, अगर हम बात करें यहां पे, हमने एक चीज और देखा था कि भूकंपीय तरंग, इनकी चर्चा हमें करना है। ठीक है, तो जरा समझे हम लोग, ठीक है, समझते हैं। देखो, भूकंपीय तरंग क्या है, भूकंपीय तरंग क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान चलिए ये हमारा जो है एक ग्लोब है, ठीक, ये ग्लोब है, पृथ्वी है, और यहां पे जो है हमारा क्या है कि कोई यहां पे बिंदु है, एरिया है ना। तो जहां भूकंपीय तरंगे निकलती हैं, जहां से वह स्थान जहां से भूकंप तरंगें निकलती हैं, उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, वह स्थान जहां से भूकंप तरंगें निकलती हैं उसे फोकस कहते हैं। अब मान लीजिए यहां से जो है ये निकल रहा है, आपका भूकंप तरंगे निकल रहा है इस तरह से, ऐसे ऐसे निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे जो है निकलते हुए तरंगे जो है ये आपका एक स्थिति ऐसा आएगा कि ये जो है क्या हो रहे हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। कहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पर। ठीक, आप देखेंगे ये हमारा लंबवत है, ये कैसा है, ये लंबवत है। ठीक, ये पूरी तरह से कैसा है, लंबवत है, 90 डिग्री पर है हमारा जो है। ठीक, तो ये जो 90 डिग्री है, यहाँ जो पहुँच रहा है भूकंप, वह स्थान जहाँ से भूकंप तरंगे निकलती हैं उसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। या फिर इसी को जो है भूकंप को मूल केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप मूल केंद्र कहते हैं, इसी को बोलते हैं जहां से तरंगे निकल रही है ना। तो ये हमारा जो एरिया है, ये एरिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फोकस, इसी को फोकस कहते हैं। इसी को हम लोग जो है हाइपोसेंटर बोलते हैं, इसी को हम लोग हाइपोसेंटर बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग जो है भूकंप मूल केंद्र कहते हैं। और यहां से यहां तक की जो लंबवत दूरी है फोकस से, और जहां हमें महसूस हो रहा है क्या, तरंगे जहां महसूस हो रहा है, उसे हम लोग इसी को बोलते हैं क्या, एपीसेंटर बोलते हैं। इसी को एपीसेंटर बोलते हैं, यानी कि अधिकेंद्र बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को अधिकेंद्र बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि जहां वह स्थान जहां से भूकंप तरंगे निकलती हैं उसे क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसी को भूकंप मूल केंद्र कहते हैं। लेकिन जहां हमें तरंगे महसूस होती हैं जिस स्थान पर, ठीक,
क्या है, इसी की परिभाषा है, जिस स्थान पर तरंगें पहले पहुंचती हैं उसे एपी सेंटर बोलते हैं, उसे एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, यहां तरंगे पहले पहुंच रही हैं, ठीक, जहां हमें तरंगों का आभास होता है, महसूस होना, वो हमारा एपी सेंटर अधिकेंद्र कहलाता है। तो दो बातें क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि फोकस क्या है, ठीक है, फोकस किसे कहते हैं, हाइपोसेंटर इसी को बोलते हैं, और अधिकेंद्र क्या है। ये दो बातें जो है आप लोग को क्लियर हो गया होगा, हमें लगता है कि कोई डाउट नहीं होगी, है ना। अब हमें ये देखना है कि इस फोकस से कौन सी तरंगें निकलती हैं, इस फोकस से, एक मिनट फिर से देख लें, इस फोकस से जो है कौन सी तरंगें निकलती हैं। इस फोकस से जो है दो तरंगें निकलती हैं, ठीक, इस फोकस से दो तरंगें निकलती हैं। एक हमारा क्या निकलता है, पी तरंगें निकलता है, और एक हमारा क्या निकलता है, यस तरंग निकलता है। बात क्लियर है। पूछा जाता है कि फोकस से कौन सा तरंग निकलता है, तो दो तरंगें निकलता है, पी और एस, ठीक, फोकस से हमें दो तरंगें निकलती हैं, वो क्या है, तो दो है, एक हमारा पी तरंग और एक हमारा क्या है, यस तरंग है, ठीक, यस तरंगें, दो तरंगें निकलती हैं। फिर पूछेगा कि अधिकेंद्र से कितनी तरंगें निकलती हैं, तो अधिकेंद्र से भी दो तरंगें निकलती हैं, एक निकलता है हमारा यल तरंग और एक निकलता है हमारा क्या, आर तरंग। दो तरंगें हैं, एक हमारा क्या है, यल है, दूसरा क्या है, आर है। फिर समझिएगा कि फोकस से कितनी तरंगें, दो तरंगें, कौन, पी तरंग और एस तरंग। एपी सेंटर से अधिकेंद्र से दो तरंग, यल तरंग और कौन सा, आर तरंग। बातें क्लियर है। तो इन्हीं को हमको पढ़ना है आगे चलकर, ठीक है। जैसा हमने देखा कि फोकस किसे कहते हैं, तो वह स्थान जहां से भूकंप तरंगें निकलती हैं उसे फोकस कहते हैं, उसी को भूकंप मूल केंद्र कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। जिस स्थान पर तरंगें पहले पहुंचती हैं उसे एपीसेंटर अधिकेंद्र कहते हैं। साथ ही साथ हमें जहां तरंगें महसूस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। फिर हमने क्या बताया कि फोकस से कितनी तरंगें निकलती हैं, तो दो हैं, पी तरंगें और एस तरंगें। यहाँ से पी निकलता है, यहाँ से एस निकलता है, और जो हमारा अधिकेंद्र है यहाँ से यल तरंगें निकलता है और क्या निकलता है, आर तरंगें निकलता है। ठीक, तो इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि P और S में क्या अंतर है। P और S में क्या अंतर है, P तरंगे और S तरंगों में क्या अंतर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो पहला P तरंग कैसा तरंग है, तो P तरंग जो है यह प्राथमिक तरंग है। कैसा तरंग मेरे भाई, प्राथमिक तरंग है। ठीक है, यह प्राथमिक तरंग है। हम यस की बात कर लें तो यस हमारा कैसा तरंग है, यह द्वितीयक तरंग है। यह हमारा क्या है, द्वितीयक तरंग है। ठीक, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गौड़ कहते हैं। गौड़ तरंग के नाम से भी जानते हैं। इसको प्राइमरी वेव कहते हैं, इसको सेकेंडरी वेव कहते हैं, इसी को गौड़ तरंग भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है पी तरंग की, कि यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में जो है पाई जाती है। तीनों माध्यम में पाई जाती है, यानी कि जो हमारा
तीनों माध्यम में पाई जाती है, ठीक है, या ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में पाई जाती है। पूछा जाता है ऐसा कौन सा तरंग है जो तीनों माध्यम में पाई जाती है, वो कौन सा है? पी तरंग है, ठीक है। और यस तरंग हम बात करें तो यह केवल जो है, यह केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है, केवल ठोस में ही पाया जाता है, केवल ठोस में पाया जाता है, ठीक है। देखिए आप लोग जो है पढ़े होंगे, मैं आपको यहाँ और डिफाइन कर दूं, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा था, ठीक है, एक क्रस्ट पढ़ा था, एक मेंटल पढ़ा था, है ना। तो जो हमारा ये क्रस्ट है, ये जो हमारा क्रस्ट का भाग है, ये जो हमारा मेंटल का भाग है, ये जो हमारा कोर का भाग है, ठीक। तो यहाँ और क्लियर कर लें, क्रस्ट में जो है, क्रस्ट में दोनों तरंगें पाई जाती हैं, पी और यस, ठीक, समझिएगा, बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। जो लिखा आपने क्या कि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम पाया जाता है। कौन सी तरंगे? पी तरंगे, ये प्राथमिक तरंगे हैं। यस क्या है? यह द्वितीयक तरंग है, यह केवल ठोस में ही पाया जाता है। अब यहां समझ लें, इसको चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो हमारा क्रस्ट है इसमें दोनों तरंगें पाई जाती हैं, यानी कि पी तरंग भी पाया जाएगा और यस तरंग भी पाया जाएगा, ठीक। चूंकि हमारा जो मेंटल है वो क्या है? द्रव अवस्था में रहता है। इसका मतलब है कि मेंटल में पी पाया जाएगा लेकिन यस नहीं पाया जाएगा, है ना। यस जो तरंगे हैं वो मेंटल में नहीं पाया जाएगा, है ना, लेकिन यस कहाँ पाया जाएगा? क्रस्ट में पाया जाएगा, ठीक। और फिर कोर भी, कोर में तो केवल पी पाया जाएगा, केवल यहाँ पी पाया जाएगा, यस बिल्कुल नहीं। क्यों? यहाँ लिखा है ठोस में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि क्रस्ट में दो तरंगें पाई जाती हैं, पी और यस, और मेंटल में पी पाया जाएगा, यस नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और कोर में पी पाया जाएगा, यस बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ और भी पिघलित द्रव अवस्था में होता है ना। क्योंकि यहाँ द्रव अवस्था क्यों है? क्योंकि यहाँ घनत्व तो क्या है? ज्यादा है, और घनत्व तो ज्यादा है, तापमान क्या है? ज्यादा है। तो इसीलिए ये जो है हमने फिगर से आपको समझा दिया यहाँ पे बना करके। तो हमने दो विशेषता देखा है, अगली विशेषता हम लोग जो है देख ले पी और एस के बारे में। पी तरंग जो है और यस तरंग, यस तरंगे, पी तरंगे। तो हमें तीसरी व्यवस्था देखते हैं, यहाँ पे तीसरा क्या अंतर है, ठीक। हमने दो पढ़ा, फिर से एक बार देख लें, रिवाइज कर दिया। यह प्राथमिक तरंग है, यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में पाया जाता है। यह द्वितीयक तरंग है, यह केवल ठोस में पाया जाता है। आगे देख लें इसमें, है ना। अब यहाँ क्या है? यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। यह एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक। तो ये क्या होगा? यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्यों है? इसको समझो, है ना। यह एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, यह प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। क्यों है? सोचो, देखो, समझो पहले। आप लोगों ने बचपन में एक खेल खेला होगा कि एक तालाब ले लीजिए, ठीक, एक तालाब में खेल खेला होगा। तालाब में कौन सा खेल खेला है? देखो आप लोगों ने जो है यहाँ पे ये जल भरा है, ठीक है। तालाब में क्या है? जल भरा है ना। तालाब में क्या है? जल भरा है।
तो जल भरा है, आप मान लीजिए तालाब में जल भरा हुआ है, ठीक है, आपने बचपन में खेल खेला होगा, ठीक, क्या आपने पत्थर फेंका होगा यहाँ जल में, बचपन में आपने खेल खेला होगा तो एक पत्थर फेंका होगा इसी जल में, ठीक, आपने मान लीजिए पत्थर फेंक दिया। अब पत्थर जब फेंका, याद करिएगा, जल में आपने तालाब में पत्थर फेंका, ठीक, वो पत्थर जो है जहाँ जिस स्थान पर पहुंचा तो वहाँ बहुत सी विक्षोभ उत्पन्न हुआ होगा, ये विक्षोभ, ठीक, विक्षोभ उत्पन्न हुआ होगा, इसी को उर्मिकाएं कहते हैं, यही तरंग है, क्या है, यही तरंग है। और ये तरंग की जो दिशा है वो क्या है, आगे बढ़ गया, ये भी आगे बढ़ा। तो इस तरह से आपने बचपन में जो खेल खेला कि तालाब में आपने जो है पत्थर फेंका, वो पत्थर आगे गया, आगे गया, यही हमारा क्या है, ध्वनि तरंग है, क्या है, यही ध्वनि तरंग है, ठीक है ना, यांत्रिक तरंग इसी को कहते हैं। तो ये तरंग की दिशा में, ये तरंग की दिशा में संचरण करता है, ठीक है ना, आगे बढ़ रहा है। यही एग्जाम्पल कि ये प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, तो क्या है, ये तरंग की दिशा में संचरण करता है, तरंग की दिशा में क्या करता है, संचरण करता है। और ये कैसा है, लंबवत है। जैसे सूर्य की प्रकाश की किरणें हमारे यहाँ पृथ्वी पर कैसे पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य प्रकाश की किरणें जो है पृथ्वी पर कैसी पड़ती हैं, तो लंबवत पड़ती हैं, ठीक। तो जब लंबवत पड़ती हैं तो ये हमारा कैसा तरंग होगा, अनुप्रस्थ तरंग होगा, ठीक है। पूछा जाता है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो जो प्रकाश है वो हमारा एक प्रकार का कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। तो यही जो अनुप्रस्थ तरंग है, इसी की भांति हमारा यस तरंग भी होता है। और जो हमारा अनुदैर्घ्य तरंग है वो जो है कैसा तरंग है, पी तरंग है, ठीक। तो इसके बारे में हमने तीन बातें यहां देखा कि पी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग हो गया, यस तरंग कैसा हो गया, अनुप्रस्थ हो गया। यहां चौथा अगर हम बात करें तो इसकी गति जो है, इसकी गति लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और इसकी जो गति है, चौथा पॉइंट यहां देख लें, इसकी जो गति है वो पी तरंग की आधी होती है, पी तरंग की आधी होती है, पी तरंग की आधी होती है, ठीक है। जो पी तरंग है इसकी गति जो है लगभग 11 किलोमीटर पर सेकंड होता है। जो यस तरंग है वो किसकी गति क्या है, पी तरंग की आधी होती है, ठीक। तो ये पी तरंग और यस तरंग के बीच में हमने क्या अंतर देखा, ये पी तरंग की विशेषता है, ये क्या है, यस तरंग की विशेषता है। एक बार फिर हम लोग जो है रिपीट कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा, ठीक है। हमें भूकंप पढ़ना था। भूकंप क्या है, भूकंप हमने यहां लिया कि पृथ्वी का कंपन। एक हमने परिभाषा देखा यहां पे, कारण में देख ले तो हमने जो है एक मिनट, ठीक, कहाँ चला गया भाई, मिस हो गया क्या, चलिए लगता है वो स्लाइड जो है मिस हो गया, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए भूकंप आने का जो कारण हमने पढ़ा था वो ये है प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, दो जो है कारणों से भूकंप आता है, ठीक है, हमने यहां देखा। उसके बाद जो है फिर हमने क्या देखा कि जो भूकंपीय हमारे तरंग है, ये भूकंपीय तरंग है, ये किस तरह से जो है यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। तो दो बातें यहाँ पे ध्यान देना है, फोकस क्या है, अधिकेंद्र क्या है, वह स्थान जहाँ से भूकंप तरंगें निकलती हैं उसे फोकस कहते हैं, उसी को भूकंप मूल केंद्र कहते हैं, उसी को हाइपो सेंटर कहते हैं। और इसी फोकस से दो तरंगें निकलती हैं, एक तो हमारा पी तरंग है, ये पी तरंग हमारा है, और क्या है, यस तरंग है। फिर उसके बाद जहां ये तरंगें पहुंच रही हैं, जिस स्थान पर तरंगें पहले पहुंचती हैं उसे एपिसेंटर बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। और यहां से दो तरंगें निकल रही हैं, एक यल और एक आर, ठीक है। इसी यल को हम लोग जो है
लब तरंग बोलते हैं, लब तरंग बोलते हैं, ठीक है, लब तरंगे बोलते हैं। और आर को जो है क्या कहते हैं, रीले तरंग बोलते हैं, रीले तरंगे कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, P और S की तुलना कर दी, P और S की विशेषता बताया, P और S के बारे में हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, P और S के बारे में हम लोगों ने यहाँ देखा कि P क्या है और S क्या है। P हमारा प्राथमिक तरंग है, ठीक है, यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। यह द्वितीयक तरंग है, इसे गॉड भी कहते हैं, यह केवल ठोस में पाया जाता है। ठीक, हमने यहाँ जिसके पहले जो टॉपिक हमने लिया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने एक क्रस्ट बताया था, मेंटल और क्या बताया, कोर बताया। तो क्रस्ट में दो तरंगें पाई जाती हैं, P और S पर, है ना, और मेंटल में केवल P पाया जाता है, S नहीं पाया जाएगा, और कोर में केवल P पाया जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये तीनों माध्यम में और S क्या है, केवल ठोस में है। तो ये हमने आपको बताया। अगली विशेषता हमने यहाँ देखा कि यह एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, यह एक प्रकार क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ क्यों है, अनुदैर्घ्य क्यों है? अनुप्रस्थ इसलिए है कि सूर्य की प्रकाश की किरणें क्या है, पृथ्वी पर लंबवत पहुंचती हैं। तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक प्रकार की क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। उसी की भांति यस तरंगे भी व्यवहार करता है। ठीक, और इसकी गति जो है लगभग जो है 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और इसकी गति क्या है, P तरंग की आधी होती है। ठीक, तो आज हम लोगों ने इतना जो है देखा, इतना पढ़ा। ठीक है, कल हमने ये पढ़ा, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ठीक है, कल हम लोग जो है इसके मापन किस प्रकार होगा, ठीक है, और प्रकार तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। ठीक है, लाभ क्या, हानि क्या है, और अभी जो है रिसेंटली जो आए हुए हैं तुर्की में या नेपाल में जो आया हुआ है, उसमें क्या रीजन था, कैसे यहाँ पे बड़ी त्रासदी घटित हुई है, इसकी चर्चा हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और कोई भी समस्या अगर आपको होती है जो है पढ़ने के दौरान, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है जरूर कमेंट करें, कोई भी समस्या होती है। ठीक है ना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।